इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। और कल हमने देखा, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसमें आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनके सिंबल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने साथ में देखे थे। आज हम इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो यूनिट आपकी थर्ड है, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्सेज। उसका थर्ड सब टॉपिक है आपका कन्वर्जन फ्रॉम वोल्टेज सोर्सेज टू करंट सोर्सेज एंड वाइस वर्सा, मतलब कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू ए करंट सोर्स, और उसका व्युत्क्रम मतलब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलना या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलना। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली एक नोट है कि वोल्टेज एम्पलीफायर है तो उसके केस में लोड रेसिस्टेंस ZL की वैल्यू ZS से ज़्यादा है, तो उसको उस केस में हमें ये वोल्टेज सोर्स के लिए लेते हैं। करंट एम्पलीफायर है तो ZL की वैल्यू यदि ZS से कम है तो करंट सोर्स के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इतना ध्यान देने की नहीं, मेन चीज़ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जहाँ पर एनालिसिस जिस तरीके से सिंपल हो उस केस में हम सोर्स को बदल लेते हैं। यदि हमें एनालिसिस के जो है वोल्टेज के फॉर्म में कैलकुलेशन करनी आसान है तो हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जहाँ पर हमें लगता है कि एनालिसिस करंट सोर्स के फॉर्म में आसान है वहाँ पर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट ये है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमने ये नोट लिखा है कि जो वोल्टेज सोर्स है वो उसमें सीरीज में रेसिस्टेंस लगा हुआ है, सीरीज में आपका ZS1 लगा हुआ है, तो उस फॉर्म में तब करेंगे जब वोल्टेज एम्पलीफायर आपका एनालिसिस करनी हो। जब करंट सोर्स के फॉर्म में लेंगे तो बेसिकली करंट एम्पलीफायर की एनालिसिस करनी होगी, तो उस केस में हमें ये एनालिसिस करनी होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। ठीक, तो कन्वर्जन के केस में हमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कन्वर्जन का मतलब क्या है। देखो हमारे पास ये है वोल्टेज सोर्स, ठीक है, इस नोट को भी आप भूल भी सकते हैं जो लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा नोट है केवल। लेकिन अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि वोल्टेज सोर्स आपके पास ये है, इसमें VS इन सीरीज ZS1 है, ये आपका सिंपल है। तो पता है वोल्टेज सोर्स के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ZS1, इम्पिडेंस है VS1, VS के अक्रॉस सीरीज में है ZS1, और AB जो है ओपन टर्मिनल है। इसको कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में, तो माना कि इसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स ये जो दिखाया गया ये है, जिसमें करंट सोर्स की वैल्यू, सोर्स करंट की वैल्यू IS है, और उसके अक्रॉस पैरेलल में सोर्स रेसिस्टेंस ZS2 लगा हुआ है, सोर्स इम्पिडेंस ZS2 लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि सोर्स करंट IS की वैल्यू कितनी होगी, और उसका जो ZS2 है मतलब अक्रॉस में जो इम्पिडेंस लगा हुआ है सोर्स इम्पिडेंस ZS2 की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। तो कन्वर्जन का मतलब इस पर बेसिकली न्यूमेरिकल आता है, यदि थ्योरी भी आती है आप इसको जो है प्रोसीजर कोर्स में लिख सकते हैं कि ये जो IS है और ZS2 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट इसको मान के इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट होने के लिए हमें एक कंडीशन पता होनी चाहिए, चाहे वो इसको हम दोनों ही केस में अप्लाई करेंगे जो हम अभी लिखने वाले हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। फॉर A एंड B टू बी इक्विवेलेंट, जो A फिगर है और B फिगर है उनको इक्विवेलेंट होने के लिए दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। एक तो आपकी जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो सेम होनी चाहिए दोनों सर्किट के लिए फॉर A एंड B, और दूसरा ओपन सर्किट वोल्टेज OC सेम होना चाहिए, जहाँ पे ISC क्या है शॉर्ट सर्किट करंट, VOC क्या है ओपन सर्किट वोल्टेज। ISC फर्स्ट शुड बी सेम फॉर A एंड B एंड सेकंड VOC शुड बी सेम फॉर A एंड B, मतलब जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो दोनों सर्किट में सेम होनी चाहिए, और जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो भी दोनों सर्किट में सेम होना चाहिए। तो पहले पहली कंडीशन को फॉलो करेंगे कि ये कब फॉलो होगी, और जब ये फॉलो होगी तो क्या वैल्यूज आएंगी, और फिर सेकंड कंडीशन देखेंगे और उन दोनों को सोल्व करेंगे। तो उससे हमें जो रिक्वायर्ड है सोर्स करंट की वैल्यू और सोर्स रेसिस्टेंस ZS2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सोर्स करंट IS और सोर्स रेसिस्टेंस या इम्पिडेंस ZS2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पहली कंडीशन को देखते हैं। तो हमें बेसिकली करना क्या है,
कंडीशन 1 जो है उसमें क्या है कि शॉर्ट सर्किट करंट दोनों की निकालनी है, उसको बराबर करना है। ठीक है, तो फिगर ए देखते हैं। इसमें यदि ए और बी को शॉर्ट करते हैं तो हमें शॉर्ट सर्किट करंट मिल जाएगी। शॉर्ट सर्किट करंट के लिए ए और बी को शॉर्ट कर देंगे तो करंट आएगी VS/ZS1। तो लिख सकते हैं ISC1 इक्वल्स टू VS/ZS1। ये डायग्राम ऐसे बना भी सकते हैं कि ए और बी को शॉर्ट कर दिया तो ISC1 इक्वल टू आएगी, जो शॉर्ट सर्किट करंट है फॉर फिगर ए उसका नाम है ISC1 इक्वल्स टू VS/ZS1। VS/ZS1। दूसरा जो केस है उस केस में यदि शॉर्ट सर्किट करेंगे तो क्या होगा, ये आपकी फिगर थी फिगर बी, इसमें ए और बी को शॉर्ट कर दिया तो कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसमें हमें पता है कि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करती है। करंट ऑलवेज फॉलोज शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब शॉर्टेस्ट का मतलब जो लीस्ट रेसिस्टेंस है। यदि कई सारे रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, कई सारे पाथ उसके पास अवेलेबल हैं, तो जो भी लीस्ट रेसिस्टेंस है उसको फॉलो करती है। ठीक है, यदि आपके पास दिखाई दे रहा है कि एक तो जो आपका लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ है उसको फॉलो करती है करंट। ठीक है, मैक्सिमम करंट उसमें फ्लो होगी जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम। यहाँ इस केस में क्या है, जो ए और बी है उसको कनेक्ट कर दिया है शॉर्ट सर्किट से, तो वो एक सिंपल वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, तो उसी से करंट फ्लो करेगी। जो आपकी करंट है वो 0 रेजिस्टेंस से फ्लो करेगी, सिंपल वायर से शॉर्ट सर्किट से, और जो ZS2 बेसिकली शॉर्ट हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं इसको। इसके इक्विवेलेंट भी बना सकते हैं कि शॉर्ट हो जाएगा ZS2 और ये करंट ऐसे आ जाएगी ISC2 इक्वल्स टू IS। ठीक है, तो आई शॉर्ट सर्किट करंट है, करंट शॉर्ट सर्किट से जाएगी, ISC2 इक्वल्स टू IS। इन दोनों को ए और बी को इक्विवेलेंट होने के लिए पहली कंडीशन थी कि ISC दोनों के लिए सेम होना चाहिए, मतलब ISC1 इक्वल्स टू ISC2। तो मतलब VS/ZS1 जो आया था और दूसरे से आया था IS, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि IS की वैल्यू हमें मिल गई है, जो हमें निकालना था IS बराबर VS/ZS1। तो पहली इक्वेशन है जिससे हमें सोर्स करंट की वैल्यू मिल गई है, जो हमें निकालना था IS उसकी वैल्यू आई है। इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे, IS बराबर VS/ZS1। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन, ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर बोथ सर्किट्स वुड बी सेम। तो सेकंड कंडीशन में ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, तो आपकी फिगर ए है, उसमें जब ओपन है तो ओपन दिखाई दे रहा है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो जितना वोल्टेज VS है वही टर्मिनल वोल्टेज VS के इक्वल हो जाएगा। ये हमने भी वोल्टेज सोर्स की थ्योरी में भी देखा था। तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, IS बराबर 0, तो इसलिए I बराबर 0, तो VOC1 इक्वल्स टू VS। ठीक है, ऐसे ही फिगर बी के लिए देखेंगे, तो यदि इसे ओपन रखते हैं तो उसमें से कितना वोल्टेज होगा, वो ZS2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज होगा, मतलब IS इंटू ZS2। देख भी सकते हैं इसमें VOC2 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ZS2, ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है, तो VOC2 इक्वल्स टू आ जाएगा IS इंटू ZS2। इन दोनों को इक्विवेलेंट होने के लिए जो फिगर ए फिगर बी है उसमें सेकंड कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, मतलब दोनों के ओपन सर्किट वोल्टेज बराबर होने चाहिए, मतलब VOC1 बराबर VOC2। दोनों को वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो पहले से VS आया था और दूसरे से IS इंटू ZS2, तो VOC1 की वैल्यू VS, VOC2 की वैल्यू IS इंटू ZS2 बराबर हो जाएंगी। तो VOC1 बराबर VOC2 होना चाहिए ताकि ए और बी इक्विवेलेंट हो सकें, दोनों के ओपन सर्किट वोल्टेज बराबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन थी वो हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो VS बराबर IS इंटू ZS2। इसको सोल्व करके हमें ZS2 की वैल्यू मिल गई VS/IS। IS हमें पहले से ही मालूम है इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमें ZS2 भी मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर IS ऑलरेडी नॉन फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ IS फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2, तो ZS2 बराबर VS/ZS1 जो कि IS की वैल्यू है। तो ये सोल्व करेंगे तो ZS2 बराबर ZS1, मतलब हम ये पता है कि ZS1 नॉन है, इसलिए ZS2 बराबर ZS1 वो भी हमें नॉन हो गया है। तो IS नॉन है, ZS2 नॉन है, तो इक्विवेलेंट बना सकते हैं कि यदि हमारे पास वोल्टेज सोर्स है VS सीरीज में ZS1 AB टर्मिनल के अक्रॉस, तो AB टर्मिनल के अक्रॉस में इसको एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी करंट सोर्स जो है सोर्स करंट की वैल्यू IS है और उसकी अक्रॉस जो सोर्स रेसिस्टेंस है इम्पीडेंस है वो ZS2 है, जहाँ पर IS क्या है VS/ZS1 के इक्वल है, ZS2 क्या है ZS1 के इक्वल है। ठीक है, और इस पे आधारित आप एक दो न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं कि आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको VS पता है, ZS1 पता है,
और उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स बनाना है, तो उसमें आप VS/ZS1 से IS निकाल लेंगे और ZS2 और ZS1 तो दोनों बराबर होंगे ही होंगे। और इसका उल्टा आता है कन्वर्जन फ्रॉम करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स, वो भी बिल्कुल सिंपल है, सेम ऐसे ही दोनों कंडीशन रखनी है, दोनों से में सोर्स जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो निकाल लेंगे, इक्वल करेंगे, ऐसे ही दोनों में ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे और दोनों इक्वेशन जो इक्वेशन 1 आएगी इक्वेशन 2 आएगी दोनों को सॉल्व करेंगे, उससे आपकी वैल्यू निकल जाएगी वोल्टेज सोर्स की और उसके सोर्स इम्पिडेंस की। बेसिकली करंट सोर्स इसमें दिया हुआ है IS इन पैरेलल विद ZS1, इसकी कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स में, मतलब VS की वैल्यू निकालनी है और सीरीज विद ZS2 मतलब जो आपका सोर्स इम्पिडेंस ZS2 है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए दोनों को इक्विवेलेंट होने के लिए कंडीशन वही है कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट वोल्टेज सेम होनी चाहिए। और B के लिए तो पहली कंडीशन शॉर्ट सर्किट करंट, फिगर A के लिए हम सॉल्व करेंगे और B को, तो इसमें जो करंट है वो टोटल फिर से ISC1 बराबर IS के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगा, करंट शॉर्ट सर्किट से जाएगी तो ISC1 बराबर IS के इक्वल होगा। दूसरे केस में A और B को यदि सॉल्व करते हैं तो डायग्राम ऐसा बनेगा फिगर B के लिए, तो इसमें जो करंट ISC2 है वो VS/ZS2 के इक्वल आएगी। इन दोनों को इक्विवेलेंट होने के लिए दोनों की शॉर्ट सर्किट करंट बराबर होनी चाहिए, ISC1 बराबर ISC2। तो IS पहले वैल्यू की शॉर्ट सर्किट करंट है, दूसरे फिगर की शॉर्ट सर्किट करंट VS/ZS2 है, दोनों को पुट कर लिया, IS बराबर VS/ZS2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VS बराबर IS इंटू ZS2। यहाँ पर हमें कोई वैल्यू भी प्राप्त नहीं होगी क्योंकि ZS2 अननोन है और VS भी अननोन है, केवल IS नोन है, तो हमें दूसरी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन नंबर 4 लिख लिया इसको। दूसरा है ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर A एंड B शुड बी सेम। तो पहली फिगर है उसमें ओपन सर्किट वोल्टेज देख सकते हैं VOC1 जो ZS1 के अक्रॉस वोल्टेज है वही होगी IS इंटू ZS1, सिंपल है। तो VOC1 बराबर IS इंटू ZS1। सेकेंड फिगर के लिए, फिगर B के लिए यदि ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे VS इन सीरीज विद ZS2, तो चूंकि करंट 0 है तो जितनी वोल्टेज VS है उतनी वोल्टेज आपकी A और B के अक्रॉस भी होगी। तो I बराबर 0 इसलिए VOC2 बराबर VS, दोनों को बराबर कर देंगे इक्विवेलेंट होने के लिए, IS इंटू ZS1 बराबर VS। तो यहाँ से निकाल सकते हैं VS बराबर IS इंटू ZS1। यहाँ पर VS हमें मालूम हो जाएगा क्योंकि IS और ZS1 दोनों नॉन है, IS और ZS1 पहले से नॉन है इसलिए VS हमें पता चल जाएगा। और ये VS की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 4 दोनों में जो है हम VS की वैल्यू देख रहे हैं प्राप्त है, इक्वल IS इंटू ZS1 के इक्वल आ रही है, एक IS इंटू ZS2 के इक्वल आ रही है। दोनों को कंपैरिजन करके भी डायरेक्ट पता चल सकता है कि ZS1 ZS2 के इक्वल होगा, उससे भी ZS2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं मैथमेटिक्स में कि पुट वैल्यू ऑफ VS फ्रॉम इक्वेशन 5 इंटू इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 5 पुट वैल्यू ऑफ VS इंटू इक्वेशन नंबर 4। तो नंबर 5 इक्वेशन से VS की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो हमें ZS2 मिल जाएगा। तो बेसिकली IS इंटू ZS1 बराबर IS इंटू ZS2, तो ZS2 बराबर ZS1, VS की वैल्यू हमने पुट कर दी IS इंटू ZS1 इक्वल्स टू IS इंटू ZS2, तो ZS1 बराबर ZS2 या ZS2 बराबर ZS1, ZS1 नॉन है इसलिए ZS2 मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपके इक्वेशन नंबर 5 और 6 से हमें ये मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि IS इन पैरेलल विद ZS1 इक्विवेलेंट टू VS इन सीरीज विद ZS1, जहाँ पे ZS2 की वैल्यू ZS1 के इक्वल है और VS की वैल्यू है IS इंटू ZS1। तो इसमें हम एक दो न्यूमेरिकल देख के पता कर सकते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो कन्वर्जन है वो समझ में हमें आ जाएगा। तो सिंपल है, एक तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, ये डायग्राम देखेंगे एक बार। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट जब करते हैं तो फाइनल वैल्यू क्या आती है, देखिए ये VS है, ZS1 है, यहाँ पर जो करंट सोर्स निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, VS को ZS1 से डिवाइड कर दिया है और ZS1 ZS2 बराबर आता है, मतलब सोर्स इम्पीडेंस में तो कोई चेंज आना ही नहीं है। वोल्टेज निकालना है, बेसिकली वोल्टेज दिया है तो करंट निकालना है तो V/R से V/ZS1 हमने देख लिया है। करंट सोर्स में भी सेम है, सोर्स इम्पीडेंस तो सेम आना ही आना है, ZS2 बराबर ZS1, बस अंतर ये है कि वो सीरीज में आ जाएगा यदि वोल्टेज सोर्स है और यदि करंट सोर्स है तो पैरेलल में आ जाएगा। और वोल्टेज सोर्स के लिए निकालनी है तो I इंटू R, ठीक है, क्योंकि हमें IS इंटू ZS1 V बराबर IR होता है इसलिए VS बराबर IS इंटू ZS1, ऐसे शॉर्टकट याद रख सकते हैं, ठीक है।
यदि प्रूफ आता है तो प्रूफ भी आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, तो उसको कैसे सोल्व करेंगी, और एग्जाम्पल नंबर 2 उसको कैसे सोल्व करेंगे देख सकते हैं। सिंपल 1 मिनट के अंदर करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आ सकता है। 10 वोल्ट है, 2 ओम है उसके सीरीज में, तो बेसिकली वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो Vs और R ZS1 दिया हुआ है, तो हमें Is निकालना है और ZS2 निकालना है। तो Is क्या होगा, V/R मतलब Vs/ZS1 मतलब 10/2 मतलब 5 एम्पियर की करंट आएगी, और जो ZS2 है वो ZS1 मतलब 2 ओम के इक्वल आएगा। तो कन्वर्जन दिखा सकते हैं कि Vs/ZS1 ये Is की वैल्यू है, और ZS2 बराबर ZS1 मतलब 5 एम्पियर और उसके पैरेलल में 2 ओम, ये आपका कन्वर्जन हो गया, ठीक है। वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है सेकंड क्वेश्चन में, 2 एम्पियर है, 10 ओम पैरेलल में है, तो बेसिकली Is दिया है, ZS1 दिया है, Is के लिए 2 एम्पियर, ZS1 के लिए 10 ओम, सिंपल है। आपको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो V बराबर IR मतलब Vs बराबर Is इंटू ZS1 मतलब 2 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 10 मतलब 20 वोल्ट, ZS2 बराबर 10। आपको यूनिट तो पता ही नहीं चाहिए, वोल्टेज के लिए वोल्ट और करंट के लिए एम्पियर, ठीक है। इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स क्या बनेगा, Vs इन सीरीज विद ZS2, Vs की वैल्यू Is इंटू ZS1, ZS2 की वैल्यू ZS1 के इक्वल, तो 20 वोल्ट तो आ जाएगा Vs की वैल्यू, और 10 ओम आ जाएगी सीरीज में रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचता है ग्राउंडेड और जो है फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड ग्राउंडेड डीसी सप्लाई, ये आपके सिलेबस में है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल आपकी बुक से भी ले लेंगे। ग्राउंडेड डीसी सप्लाई और फ्लोटिंग डीसी सप्लाई क्या होती है, ये सिंपल सा टॉपिक है, ये आपको पीसीबी वगैरह में बहुत काम आता है जब, या फिर एक कॉमन एक सर्किट पूरा में बना हुआ है तो उसमें ग्राउंड कहाँ लेते हैं, रेफरेंस वोल्टेज कहाँ लेते हैं, या ग्राउंडेड डीसी सप्लाई फ्लोटिंग डीसी सप्लाई का क्या यूज़ होता है, ऐसे इसको एक समझ सकते हैं। तो बेसिकली देखते हैं क्या होता है। जो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई है वो मेटल बॉडी या चेसिस ऑफ इक्विपमेंट से यदि कनेक्टेड है, ठीक है, या तो पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, जो ग्राउंडेड डीसी सप्लाई है उस सप्लाई को कहते हैं जिसमें कि कोई सा भी एक टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इक्विपमेंट की चेसिस मतलब मेटल बेस, उसको बॉडी भी कह सकते हैं, मेटल बेस बॉडी या इक्विपमेंट का चेसिस तीनों एक ही चीज़ हैं। इक्विपमेंट की चेसिस या मेटल बॉडी या बॉडी मेटल बेस या बॉडी उससे कनेक्टेड है, या तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई या फिर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई कनेक्टेड है, तो बेसिकली उसको हम ग्राउंडेड डीसी पावर सप्लाई कहेंगे। और उस केस में जो भी टर्मिनल मेटल बेस बॉडी या इक्विपमेंट की चेसिस तीनों एक ही चीज़ है उससे कनेक्टेड है। फिर से बता रहा हूँ, ऐसी सप्लाई जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल सप्लाई का मेटल बेस या उसको दूसरे और नाम भी है बॉडी या इक्विपमेंट की चेसिस, तो हम मेटल बेस ही यूज़ कर रहे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल सप्लाई का इक्विपमेंट की मेटल बेस से कनेक्टेड है उसको हम ग्राउंडेड डीसी पावर सप्लाई कहेंगे, ठीक है। ऐसी पावर सप्लाई जिसमें जो है एक कोई भी एक टर्मिनल पॉजिटिव या नेगेटिव इक्विपमेंट की बॉडी से कनेक्टेड रहता है उसे ग्राउंडेड डीसी पावर सप्लाई कहते हैं। इस केस में हम ये भी देखते हैं कि रेफरेंस टर्मिनल जो है इसी को कहेंगे जो भी टर्मिनल कनेक्टेड है, और उस पर जो वोल्टेज है उसको 0 वोल्ट माना जाएगा, ठीक है। इक्विपमेंट की सारी वोल्टेज इसी के रेस्पेक्ट में मापी जाएंगी, ठीक है। जो भी रेफरेंस वोल्टेज है वो 0 वोल्ट रहेगा, और इक्विपमेंट की समस्त वोल्टेज इसी टर्मिनल के रेफरेंस में मापी जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको देख भी सकते हैं कि पावर सप्लाई है, इसमें ए है और बी टर्मिनल है, ए पॉजिटिव टर्मिनल है, बी नेगेटिव टर्मिनल है, इस पर डीसी आउटपुट लिया गया है, और बी नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंडेड या रेफरेंस टर्मिनल माना हुआ है, इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोटिंग डीसी पावर सप्लाई। फ्लोटिंग डीसी पावर सप्लाई क्या होती है, उसमें कोई भी टर्मिनल ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव नाइदर और नॉट पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू मेटल बेस और चेसिस ऑफ द इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट के चेसिस से या मेटल बेस से या बॉडी से ना तो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है ना ही नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है, कोई भी टर्मिनल कनेक्टेड नहीं होता है, वो आइसोलेटेड होते हैं दोनों टर्मिनल।
तो बेसिकली आउटपुट कहाँ से लेते हैं, वो पोटेंशियल डिवाइडर से लिया जाता है नॉर्मली, ठीक है, ऐसी केसेस में। तो पोटेंशियल डिवाइडर क्या है, मिड पॉइंट या कोई रेफरेंस टर्मिनल है। पोटेंशियल डिवाइडर का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, नॉर्मली मिड पॉइंट लेते हैं। तो मिड पॉइंट से आप उसको रेफरेंस मानते हैं। पूरी जो सर्किट है उसके लिए कोई भी वोल्टेज लेना है तो वो बेसिकली रेफरेंस टर्मिनल 0 वोल्ट के रेस्पेक्ट में मापा जाएगा, और वो पॉइंट आपका ना तो पॉजिटिव सप्लाई होगा ना ही नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई होगा, वो बेसिकली कोई और पॉइंट होगा। जैसे एग्जांपल है पोटेंशियल डिवाइडर, उसके केस में मिड पॉइंट हमने ले लिया है। तो देख सकते हैं ये 0 वोल्ट जो है वो हमने रेफरेंस टर्मिनल है, वो पोटेंशियल डिवाइडर का मिड पॉइंट है, पावर सप्लाई है उसका, ना तो पॉजिटिव टर्मिनल ना ही नेगेटिव टर्मिनल आपका जो है उसको किसी को भी रेफरेंस टर्मिनल नहीं माना गया है, ग्राउंडेड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आपका छोटा टॉपिक था, ग्राउंडेड डीसी पावर सप्लाई और फ्लोटिंग डीसी पावर सप्लाई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग भी देख सकते हैं, बस सिंपल है, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें आई की वैल्यू निकालनी है। आई दिया हुआ है ये इसमें पॉइंट नंबर 1 2 3 4, तो 1 और 3 के बीच में जो 20 ओम रेजिस्टर लगा हुआ है उसमें फ्लो होने वाली करंट को निकालना है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली आपके पास 8 एम्पियर का सोर्स है, एक 4 एम्पियर का सोर्स है, तो इन दोनों को जो है आप लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसको आपको ईजी रहेगा करना। तो ये इन्होंने कह भी दिया कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यदि आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे कर देंगे, ठीक है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वोल्टेज से करंट या करंट से वोल्टेज में इसको कन्वर्ट करना है, जो भी आपको ईजी लगे। यहाँ पर हमारे पास करंट दी हुई है, इसलिए हम I2V यूज करेंगे फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। वरना आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 केसेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है, उनको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल आपको करंट निकालनी है 1 to 3 मतलब 20 ओम में, तो आप 8 एम्पियर और 5 ओम की जो सप्लाई है, और ऐसे ही 4 एम्पियर और 2 ओम की जो सप्लाई है, उनको करस्पॉन्डिंग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले देख लीजिए, 8 × 5 40 हो जाएगा, और 5 सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि ये हमने अभी देखा था कि करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे बदलते हैं वो हमने अभी देख चुके हैं, वही कन्वर्ट करना है। 8 × 5 40 वोल्ट इन सीरीज विथ 5 ओम। बेसिकली करंट है, सीरीज में है करंट है, उसके पैरेलल में उसका सोर्स रेजिस्टेंस है, ऐसे ही वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो V बराबर IR हो जाएगा, और सोर्स रेजिस्टेंस बस सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा VS बराबर I × ZS1 से, और ZS2 बराबर ZS1 से। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ टर्मिनल के अक्रॉस जो लगा हुआ है 4 एम्पियर, उसके पैरेलल में 2 ओम है, तो ये 4 × 2 8 वोल्ट की बैटरी इन सीरीज विथ 2 ओम आ जाएगी। कन्वर्जन का फॉर्मूला सेम रहेगा, VS बराबर IS × ZS1 और ZS2 बराबर ZS1। इसको कन्वर्ट करके हमने 1 और 2 के बीच में सेम जो आपने कन्वर्ट किया है, कन्वर्टेड वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देंगे। 440 वोल्ट विद इन सीरीज विथ 5 ओम, और 3 और 4 के बीच में भी कन्वर्टेड वोल्टेज सोर्स मतलब 8 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 2 ओम कनेक्ट कर देंगे। और सिंपल इक्वेशन आप निकाल लेंगे, I बराबर V1 - V2 अपॉन R1 + R2 + R3। ये आपने सिंपल फिजिक्स में भी देखे होंगे, और आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी देखे होंगे, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर सिंपल KVL यहाँ पे लगा के आप निकाल सकते हैं, KVL लगा के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो I बराबर V1 - V2 अपॉन R1 + R2 + R3, 40 - 8 अपॉन 5 + 20 + 2 मतलब 27, ठीक है। तो ये KVL से भी निकाल सकते हैं, 32/27 1.19 एम्पियर। मेन इसमें KVL तो आप लगा ही सकते हैं, लेकिन इसमें KCL 2 लगाने के बजाय हमने एक ही KVL से इसको निकाल लिया है, क्योंकि हमने करंट सोर्स दोनों को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये आपकी यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज वाली जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।